शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आम आदमी पार्टी के आरोपों से तंग आकर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आपके कई अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया। पहले दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस करके 10 करोड़ का मुआवजा मांगा और फिर पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराने अपने साथी मंत्रियों और दिल्ली के सांसदों के साथ पहुंच गए। जेटली ने इस मामले में कोई नोटिस नहीं भेजा और यह भी साफ कर दिया कि वो अब केजरीवाल और आपके नेताओं के साथ इस केस में कोई समझौता नहीं करेंगे। अब गेंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पाले में है। उन्हें या तो जेटली के खिलाफ डीडीसीए स्कैम के आरोप साबित करने होंगे या फिर कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ छापे से शुरू हुई बीजेपी अब अदालत तक पहुंच गई है और हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, सीबीआई रेड के चलते केजरीवाल ने कहीं जेटली को निशाना तो नहीं बनाया? क्या डीडीसीए के बहाने असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? और क्या मानहानि के केस के बाद अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। डीडीसीए घोटाले में नाम घसीटे जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली आज विरोधियों को जवाब देने के लिए खुलकर सामने आ गए। लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस्तीफे की मांग पर जबरदस्त पलटवार किया। जब ये पार्टी पावर में थी तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन 900 करोड़ रुपए में किया। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी पूरा सुनिए तो सही, 14,000 की कैपेसिटी के नेशनल स्टेडियम ध्यानचंद स्टेडियम का रेनोवेशन 600 करोड़ रुपए में किया। यहाँ ब्रांड न्यू स्टेडियम 114 करोड़ रुपए में बच गया और उसको ये अपने आप में गलत मानते हैं। किसी ऐसे भाइयों ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। ऐसे भाइयों ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइटिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। आरोपों से आहत जेटली की नाराजगी यही नहीं थमी। संसद से निकलकर जेटली खुद पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी और कुमार विश्वास के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज करा दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के पहले जेटली इन्हीं लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का सिविल केस भी करा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिसने राजनीति को निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है और जिस तरीके के उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, उस पर हर तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है। आज कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया है और हम अरुण जेटली जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में अरुण जेटली के समर्थन में कई बड़े मंत्रियों के अलावा बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद थे। कोर्ट में बहस के दौरान जेटली की तरफ से साफ कर दिया गया कि डीडीसीए से एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली है और भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह गलत हैं। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई की तारीख 5 जनवरी तय कर दी है। अब अगर केजरीवाल मानहानि का मुकदमा हार जाते हैं तो उन्हें 10 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा। जो भी उनको कानूनी लड़ाई लड़नी है लड़े। सड़क पे जो हमको लड़ाई लड़नी है आम आदमी पार्टी की, वो लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी तरह से इस भ्रष्टाचार को दबने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी का दावा जो भी हो, लेकिन वो खुद भी कटघरे में है। सवाल उठ रहे हैं, कहीं सीबीआई के छापे के बाद केजरीवाल जानबूझकर जेटली को निशाना तो नहीं बना रहे? सवाल तो ये भी है, क्या डीडीसीए के बहाने असली मुद्दों से ध्यान तो नहीं भटका रहे केजरीवाल? प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सीबीआई रेड के चलते केजरीवाल ने जेटली को निशाना बनाया? क्या डीडीसीए के बहाने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? और क्या मानहानि केस के बाद अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? इसी पर बहस के लिए आम आदमी पार्टी से मेरे साथ आदर्श शास्त्री हैं, जो कि विधायक हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से पीएल पूनिया साहब हैं और डीडीसीए से मेरे साथ रविंदर मनचंदा बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। आदर्श भाई, पहला सवाल आपसे। अब गेंद आपके पाले में है। आपके खिलाफ मानहानि के 2 मुकदमे दर्ज हो गए, एक सिविल केस 10 करोड़ का मुआवजा, दूसरा आपराधिक मानहानि का मुकदमा। अब आप क्या करेंगे ये बताइए आदर्श शास्त्री। देखिए, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी कभी भी किसी तरह से जेल जाने में नहीं डरती है। आज अगर ये क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया है
पर्सनल कैपेसिटी में अरुण जेटली जी से। तो पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि पर्सनल कैपेसिटी में फाइल किया है, जज ने इस बात को स्वीकारा है, तो वहां पे 6 कैबिनेट मंत्री के साथ अरुण जेटली जी को जाने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरी बात यह कि इसमें आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को अगर भ्रष्टाचार को देश के दिल्ली की जनता सामने लाने के लिए जेल जाना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मगर इतना बड़ा घोटाला कि 24-25 करोड़ का स्टेडियम 125 करोड़ में बना, इसको हम देश के सामने लाएंगे। दूसरी बात यह कि जेटली जी ने आज पार्लियामेंट में कहा कि नेहरू स्टेडियम की तुलना करी उन्होंने और ये बोला कि वो 1000 करोड़ में रेनोवेट हुआ, तो ये तो बड़ी चोरी और छोटी चोरी तो चोरी होती है। अगर 1000 करोड़ में नेहरू स्टेडियम बना, अब आपसे एक सवाल पूछूं आदर्श शास्त्री, तो इसका आदर्श शास्त्री एक सेकेंड आदर्श भाई, मेरा सवाल सीधा था, अब आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, आप क्या करेंगे? आपने एक छोटा सा जवाब दिया, जेल जाने से नहीं डरते, बाकी आप सवालों के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल फिर से वही है, आपके पास सबूत क्या है अरुण जेटली के खिलाफ? आप कोर्ट में जाकर क्या कहेंगे? आपने ये सारी की सारी बातें जो कही हैं, आपने घोटाले की बात कही है, घोटाले की बात तो डीडीसीए की कमेटी भी मानती है, लेकिन मैं कह रहा हूं अरुण जेटली के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? क्या कहेंगे आप कोर्ट में जाकर? देखिए, ऐसा है कि 14 साल डीडीसीए के प्रेसिडेंट रहे अरुण जेटली, 1 साल से पेट्रन इन चीफ है। 15 साल से जो भी डीडीसीए में धांधलेबाजी हुई, उसकी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट होने के नाते डीडीसीए के नैतिक जिम्मेदारी जी की है या कानूनी जिम्मेदारी? अरुण जेटली जी डीडीसीए के मनमोहन सिंह बन के मौन नहीं बैठ सकते। अरुण जेटली जी नैतिक कानूनी दोनों, अरुण जेटली जी मनमोहन सिंह जी की तरह मौन बन के नहीं बैठ सकते। ठीक है, चलिए, इतना तो साफ हो गया आदर्श शास्त्री कि अरुण जेटली के खिलाफ डायरेक्ट कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि वो डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल यही है, यही बात है ना? बिल्कुल पूरी तरह से डीडीसीए की हर तरह की जिम्मेदारी 150 करोड़ की अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट थे, उनकी पूरी जिम्मेदारी इस पे बनती है। एक बात बताइए आदर्श शास्त्री, एक और सवाल, क्योंकि अभी जब मैं देख रहा था कि अक्सर आपके नेता मानहानि के मुकदमों को लेकर चर्चा में रहते हैं आदर्श शास्त्री, ये तो आपको भी पता है। जब से आपने वो सबसे भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी की थी, तब से आज तक कई मुकदमे केजरीवाल जी के खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ हो चुके हैं, जिसमें एक बार केजरीवाल जी जेल भी गए थे और कई सारे नोटिस भी आपको मिले। आदर्श शास्त्री, ऐसा क्यों है कि अब तो आप सरकार में आ गए, अभी भी आप आरोप लगाने से पहले सोचते नहीं है? पहले सबूत जुटाएं, उसके बाद आरोप लगाएं। आरोप लगाने के बाद ऐसा क्यों होता है कि आपको डेफेमेशन केसेस का सामना करना पड़ता है और इस तरह की सिचुएशन आती है? आम आदमी पार्टी बाकी राजनीतिक दलों की तरह नहीं है। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हुआ था और कहीं पे भी भ्रष्टाचार का मामला निकल के आएगा, चाहे वो पहले उन लोगों के लिए रहा हो जिन लोगों का हमने नाम लिया था, या चाहे आज डीडीसीए में चलती बेईमानी का अरुण जेटली संबंधित मामला हो, आम आदमी पार्टी हमेशा उन सब बातों को आगे लेके आती रही। हाँ, लेकिन बिहार में लालू के भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर देगी। चलिए एक सेकंड, संबित पात्रा आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि डेफेमेशन केस करके आप डराने की कोशिश कितना भी कर लें, पीछे नहीं हटेंगे। संबित पात्रा, नहीं, डेफेमेशन केस से वो डर क्यों रहे हैं? अगर उनके पास कोई सबूत है तो डरना नहीं चाहिए। ये कहना कि हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, आज एक तरह से वो मान ले रहे हैं कि हमने बिना सबूत के आरोप लगाए, अब जेल हो जाएगा तो हम जेल चले जाएंगे। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, ये एएपी, मैं हमेशा से शुरू से कहता रहा हूं, ये जो आम आदमी पार्टी है एएपी, ये अब्यूजिंग एंड अक्यूजिंग पार्टी है। इनका ये नेचर है। इन्होंने कहा ना, जन्म हुआ है बदलने के, जन्म बदलने के कुछ नहीं हुआ है। जन्म केवल एलिगेशन लगा, हम सड़क नहीं बनाएंगे, हम एलिगेशन बनाएंगे, हम मान नहीं कमाएंगे, हम मान हानि करेंगे, दूसरों का मान हानि करेंगे, हम अपने लिए मान नहीं बनाएंगे। तीसरी बात देखिए, ये जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, जब इनको इलेक्शन लड़ना था दिल्ली में, तब शीला दीक्षित के खिलाफ उनके पास 370 पेज का एविडेंस था। जिस दिन मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल और हर्षवर्धन, वहां लोगों ने पूछा, रिपोर्टर्स ने पूछा कि अब शीला दीक्षित जेल कब जाएंगी, तो उन्होंने कहा हर्षवर्धन जी से कहिए कोई एविडेंस है तो हमको भी देंगे, फिर हम चिंता करेंगे। 370 पेज का एविडेंस कहां चला गया? नितिन गडकरी जी पे ऐसे ही अनर्गल बोला और उसके बाद जब मानहानि का केस कोर्ट में गया तो चुपके कोर्ट के पीछे जाके हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, चिल्ला के आरोप लगाएंगे, चुपके माफी मांगेंगे। ये इनका जन्म इसीलिए हुआ है, चुपके माफी, चिप के माफी मांगेंगे। तीसरी बात है, ये दिल्ली में हो क्या रहा है?
ये मनमोहन सिंह बता रहे थे अभी अरुण जेटली जी को कि मनमोहन सिंह है, इनके कैबिनेट में आधे दर्जन एक सेकंड मैं पूरा कर लूं, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। आपके 3 कैबिनेट मिनिस्टर, एक पैसा लेते हुए कैबिनेट में पकड़ा गया, एक फर्जी डिग्री, तीसरा इसी प्रकार आपका आधा कैबिनेट डह गया है करप्शन के कारण। तो ये अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहेंगे, मनमोहन सिंह कहेंगे, सोनिया गांधी कहेंगे, क्या कहेंगे? ये सारे के कारण अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार थे। राजेंद्र कुमार को बचाने के लिए इस कदर ये सब ड्रामा कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूं कि आखिर ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ये राजेंद्र कुमार से क्या रिलेशन है? क्या पैसे मिल रहे हैं जो इतना कुछ इनको करना पड़ा? एक पुराने केस को खोलकर जिसमें कुछ भी नहीं है, एसएफआईओ की रिपोर्ट आ चुकी है, उसको खोलकर उसमें इस प्रकार से डिफेम खुद को करना पड़ा अपने आप को। ये राजेंद्र कुमार जी से क्या लेना देना है, जरा आम आदमी पार्टी बताए। आदर्श शास्त्री जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, राजेंद्र कुमार जी का ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी एक स्ट्रैटेजी रही है कि सवाल का सीधा जवाब देंगे नहीं, बात को घुमा के बोलना है। आज राजेंद्र कुमार के ऊपर 50 घंटे से सीबीआई इंटरोगेशन कर रखी है। 50 घंटे में सीबीआई क्या निकाल पाई? देश को जवाब दे सीबीआई, भारत सरकार को जवाब दे सीबीआई कि 50 घंटे इंटरोगेशन में क्या निकला राजेंद्र कुमार के खिलाफ। अभी तक तो कोई बात निकल नहीं पाई। और जब आप लोग वहां पे सीबीआई ने सीजर नोट बनाया, उसमें से 11 में से 7 फाइल पिछले 3 महीने से संबंधित थी। 50 घंटे के इंटरोगेशन में उनसे बातचीत डीडीसीए के बारे में की जा रही है। तो ये तो जानकारी आप देश की जनता को दीजिए ना। और अगर अरुण जेटली जी में और अरुण जेटली जी पूरी ईमानदारी से काम किए हैं, तो आज एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अगर बैठाना चाहते हैं तो इसका स्वागत करिए कि इसको बात सामने खुल के निकल के आए। और अगर पूरी ईमानदारी है, कहीं पे कोई चीज अगर बेईमानी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये तो देश ये सवाल पूछ रहा है। देश एक से मेरे को बोलने दीजिए। देश एक सवाल पूछ रहा है, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाती है। देश एक सवाल पूछ रहा है कि 3 रिपोर्ट इसकी चर्चा कर रही है कि वहां पे ग्रॉस इरेगुलरिटीज हुई हैं। 24-25 आदर्श शास्त्री, अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप 3 रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, उसके बाद आप एक इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं जिसमें गोपाल सुब्रमण्यम को आप ले रहे हैं, अपने एडवाइजर को। गोपाल सुब्रमण्यम सीनियर एडवोकेट तो हैं, लेकिन आपने किसी रिटायर्ड जज को क्यों नहीं रखा? गोपाल सुब्रमण्यम आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उनका नाम मोदी सरकार ने रिजेक्ट किया था। यूपीए के अंडर सॉलिसिटर जनरल थे, अब आपकी सरकार के एडवाइजर रहे हैं। आप ऐसे आदमी को क्यों बना रहे हैं इंक्वायरी कमीशन का हेड? रिटायर्ड जज को क्यों नहीं बनाते अगर आपको इतना भरोसा है कि भ्रष्टाचार हुआ है? इंडिपेंडेंट कमीशन क्यों नहीं बनाया आपने? वो इंडिपेंडेंट सुनिए, वो हमारे दिल्ली सरकार को कुछ मामलों में उन्होंने सुझाव दिए, मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो दिल्ली सरकार के अधीन है। ये मतलब नहीं है कि दिल्ली सरकार सर, एक वकील को आप कैसे इंक्वायरी कमिशन का हेड बना सकते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं, लोग क्यों बिलीव करेंगे उस पर? यूपीए देखिए, ऐसा है कि उनको ये बोला गया है कि उनको जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि ये ऐसा मानना है कि वो निष्पक्ष रूप से ये जानकारी कर सकते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 3 रिपोर्टें आई हैं और जो ये स्पेशल, सर मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूं। आप जवाब सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकंड आदर्श शास्त्री, एक सेकंड मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। 2 और लोग हैं, पीएल पूनिया है और मेरे साथ रविंद्र मनचंदा भी है। पहले पूनिया साहब आपसे एक क्विक कमेंट चाह रहा हूं। पूनिया साहब, हमारा दूसरा सवाल यह कि ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में जो मुद्दे दिल्ली की सरकार के खिलाफ बन रहे थे उनसे ध्यान भटकाने के लिए यह सब इतना बड़ा रूप दिया जा रहा है जेटली के खिलाफ डीडीसीए स्कैम के आरोपों को लेकर, और आप भी उसमें साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का, चाहे वो विधायकों की बड़ी सैलरी का मामला हो, चाहे वो कमजोर लोकपाल का मामला हो, इन सबको लेकर ऐसा लग रहा है ध्यान भटकाया जा रहा है? नहीं, हमारा ऐसे कोई मंशा नहीं है, लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे, आप पार्टी छोड़ दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, इनके अपने वरिष्ठ सांसद कीर्ति आजाद ने क्या क्या कहा है। आज अरुण जेटली जी ने अपनी सफाई दी, उनके बाद कीर्ति आजाद जी को खुद समय दिया गया और उन्होंने बातें दोहराई अपनी और कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कीर्ति आजादी तो 52 वो क्वेश्चन रेज किए थे। साहब, ऐसा लग रहा है आप भी मौके पे चौका लगा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था, दिल्ली की जनता
सर वो ठीक है जो आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं आपकी बातें, लोग भी सुन रहे हैं। सवाल मेरा वही था कि दिल्ली में जो बाकी मुद्दे थे, इसका मतलब आपके लिए भी वो मुद्दे नहीं रहे। अब कमजोर लोकपाल का मुद्दा आपके लिए मुद्दा नहीं है, विधायकों की बड़ी सैलरी का मुद्दा अब आपके लिए मुद्दा नहीं रह गया है, इसीलिए अब आप, क्योंकि जेटली जी के खिलाफ है, इसलिए अब आप भी आम आदमी पार्टी के साथ हो गए हैं इसमें। नहीं, अरे आप अगर कोई अहम मुद्दा आएगा जो राष्ट्रीय महत्व का होगा, प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन है, वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भ्रष्टाचार का अच्छा ठीक है पुनिया साहब, एक सेकंड रोकूंगा आपको। रविंद्र मनचंदा मेरे साथ जुड़ गए सर, एक सेकंड रोकूंगा, एक सेकंड सर। डीडीसीए के कोषाध्यक्ष हैं रविंद्र मनचंदा, हमारे साथ जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पे। रविंद्र भाई स्वागत है आपका। रविंद्र भाई जरा बताएंगे, आज डेफेमेशन का केस तो अरुण जेटली ने फाइल कर दिया। रविंद्र भाई सुन रहे हैं ना मेरी आपको? जी जी रविंद्र भाई जरा आ रही है। हाँ रविंद्र भाई जरा बताइए आप क्या कहना चाहेंगे आज, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अब जिन लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, आप भी वही कहेंगे कि उनको साबित करने पड़ेंगे अपने एलिगेशन? जी देखिए, जो उन्होंने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं वो बिना निराधार हैं, उनमें कोई सबूत नहीं है। जिन कंपनियों का नाम कीर्ति आजाद का ले रहे थे, उनके सबके पैन नंबर हैं, सबको चेक से पेमेंट हुई है, और हम इसका ब्यौरा भी देने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। कुछ 5-6 कंपनियों का मैं आज डिटेल्स ऑफिस से लेके भी आया हूं, लेकिन इनका एक ही काम है, जितने भी ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। जब इनके बच्चों के खेलने की बात आती है, डीडीसी में जाके अपने बच्चों को खिलवाने की सिफारिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में T20 का वर्ल्ड कप मैचेस होने जा रहे हैं जो मार्च में, उसको रुकवाने का काम ये कर रहे हैं। ये तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं जिसमें कोई सबूत नहीं है। पिछला साउथ अफ्रीका मैच जो पिछले महीने हुआ था, उसमें भी आम आदमी की सरकार ने, और ये क्रिकेट खिलाड़ी जो आज अरुण जेटली जी के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं, इन्होंने मैच रुकवाने की पूरी कोशिश की थी। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार क्यों कोशिश कर रही है कि यहां पर T20 के मैच नहीं होने चाहिए दिल्ली में? क्योंकि ये चाह रहे थे, इन्होंने जो पहला भी कमीशन बैठाया था जिसका कोई टर्म एंड रेफरेंस नहीं दिया था हमको, और उसमें भी 24 करोड़ रुपए हमारे पे टैक्स लगा के, एंटरटेनमेंट टैक्स लास्ट मिनट पे लगा दिया था। हम केजरीवाल जी से भी मिले थे, हमने कहा ये इश्यूज, ये लीगल इश्यूज हैं, इनको बाद में तय कर लिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता कम से कम क्रिकेट देख सके, जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं दिल्ली के, उनको एक अच्छा मैच मिल सके, और अच्छा मैच यहाँ हुआ है। अब इनकी मंशा यह है कि 2-3 महीने के बाद जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने जा रहे हैं या मैचेस होने जा रहे हैं, उनको रुकवाने की बात ये सब लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग ये भी विचार भी कर रहे थे कि डीडीसी की तरफ से भी डेफेमेशन केस हम लोग शायद फाइल करने की सोच रहे हैं इनके खिलाफ। अच्छा मनचंदा जी, अच्छी एक खबर दे रहे हैं हमें। मनचंदा जी कह रहे हैं अरुण जेटली के डेफेमेशन के केस के बाद, 21st सेंचुरी मीडिया लिमिटेड के नोटिस के बाद, अब डीडीसीए अपनी तरफ से भी एक मानहानि का नोटिस भेजेंगे या सीधे केस करेंगे? मनचंदा जी, हम लीगल लॉयर से अपना कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जैसी राय मिलेगी उस राय के अनुसार हम काम करेंगे। आदर्श शास्त्री तैयार रहिए एक और लीगल केस के लिए, एक और डेफेमेशन नोटिस के लिए। आदर्श शास्त्री, देखिए ऐसा है कि डीडीसीए तो मैं समझता हूं नैतिक आधार खो चुका है किसी भी तरह इस तरह की बात करने के लिए, मगर अगर वो किसी तरह का कोई भी आगे कानूनी कदम उठाते हैं तो उसमें हम तो स्वागत करते हैं कि आके उसी तरह डीडीसीए भी स्वागत करे कि पूरी तरह से छानबीन डीडीसीए की पिछले 15 साल के कार्यों में की जाए। आज ये 2-4 कंपनी का नाम ले रहे थे, मैं भी इनसे पूछ लेता हूं कि सेक्शन 25 कंपनी है। सर एक सेकंड ब्रेक ले लूं आदर्श भाई, ब्रेक के बाद आप बोलिएगा। आदर्श शास्त्री ब्रेक के बाद बोलिएगा, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हमारा ये सबसे बड़ा सवाल जारी है। आज बहस इसी बात पे हो रही है, क्या मानहानि केस के बाद जो कि अरुण जेटली ने किया है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि डीडीसीए स्कैम के बहाने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? छोटा सा ब्रेक, बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सीबीआई रेड के चलते केजरीवाल ने जेटली को निशाना बनाया? क्या डीडीसीए के बहाने असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? और क्या मानहानि केस के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से आदर्श शास्त्री, बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से पीएल पूनिया और डीडीसीए के कोषाध्यक्ष रविंदर मनचंदा मेरे साथ हैं। आदर्श शास्त्री, ब्रेक से पहले आपके ऊपर आरोप यह लगा कि आप कोटला से T20 वर्ल्ड कप के मैच छीनना चाहते हैं,
आप अपनी क्रिकेट पॉलिटिक्स में जगह बनाना चाहते हैं, आपको जगह नहीं मिल रही, इसीलिए आप छटपटा रहे हैं और आप इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आदर्श शास्त्री, देखिए ऐसा है, ये तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। देश भर के अलग अलग जो क्रिकेट के बोर्ड हैं, अलग अलग स्टेट्स में जो बोर्ड है और जो बीसीसीआई है, इसमें ये देश जानता है कि पिछले 20 साल से किसका कंट्रोल रहा है। और वो कांग्रेस, आप आज अलग अलग स्टेट में चले जाइए, कहीं पे कांग्रेस आप है, उसी कहीं कंट्रोल पे को तोड़ना चाहते हैं। सिंधिया है, तो कहीं पे बीजेपी के कोई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहली बात तो अगर स्पोर्ट्स संबंधित मामला है तो उसमें स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास कंट्रोल होना चाहिए। राजनीतिकरण तो खेल का इन राजनीतिक दलों ने किया है। हम लोग तो इसमें चाहते ही नहीं, ये तो राजनीतिकरण है खेल का। इसमें जो खेल में जो लोग संबंधित है, एक्सपर्ट है, उनका रहना चाहिए। और इसीलिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वहां से पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता वहां बैठे हुए हैं वो हट जाएं। आप ये कह रहे हैं? देखिए, आज पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने इसको भ्रष्टाचार और धांधले का एक अड्डा बना रखा है और खेल जो है पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा है। आज देश के सामने, दिल्ली के सामने ये बात लोगों के खुलासा करी है कि डीडीसीए में राजनीतिक लोग बैठकर पिछले 14-15 साल में किस तरह की बेईमानी वहां पे हुई है। और ये मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि 14 वर्षों में। अच्छा, एक बात बताइए आदर्श भाई और आदर्श शास्त्री, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने अपना स्ट्रांग होल्ड बना रखा है डीडीसीए में, हुई तो कहीं तो जिम्मेदारी उनको देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि आप ये चाहते हैं कि आपके नेता कुछ उसमें जाके सफाई करें, आम आदमी पार्टी के नेता वहां जाकर बैठे और सफाई करें, आप ये चाहते हैं? हम लोगों का खेल और राजनीति को जोड़ने का कोई मकसद नहीं है और ना हम लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं। मगर कहीं पे भी भ्रष्टाचार होगा और वो भी इस तरह का, इस सीमा पार करने का भ्रष्टाचार इस तरह का होगा तो दिल्ली के और देश की जनता के सामने ये बात सामने लानी पड़ेगी लोगों, और इन लोगों को जिन्होंने खेल में राजनीति लाई है। आपके ऊपर आरोप यह है, एक छोटा सा कमेंट और, आरोप यह है कि आप असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, उन मुद्दों से जिन पर आप बैकफुट पर थे। कमजोर लोकपाल ले लीजिए, विधायकों की सैलरी में 400% का रेज ले लीजिए, या फिर अपने केजरीवाल जी के अफसर पर सीबीआई की रेड ले लीजिए। इसे ध्यान भटकाने के लिए आप इस मुद्दे को इतना बड़ा बना रहे हैं। ये तो असल में ये बड़ी हंसी की बात है कि कांग्रेस और बीजेपी कमजोर जन लोकपाल की बात कर रहे हैं। कम से कम आजादी के बाद आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने जन लोकपाल पारित तो किया, किसी प्रदेश में लाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रहे हैं? उनकी 69 साल में किस तरह की राजनीति में किस तरह का लोकपाल की तरफ बढ़े हैं। लेकिन जिस तरह का लोकपाल आप दिखा रहे थे, जिस तरह के लोकपाल का आप वादा कर रहे थे, उस तरह का लोकपाल तो बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड आदर्श शास्त्री, ठीक है आदर्श शास्त्री, एक सेकंड। संबित पात्रा बेचैन हो रहे हैं बोलने के लिए, मुझे पता है। संबित पात्रा, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डीडीसी के अंदर गड़बड़ी हुई नहीं है, गड़बड़ियां तो हुई है। ये पहली बात है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को कितना सीरियसली लेना है यह भी अब हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा और हिंदुस्तान सोच भी रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, सबसे बड़ा उदाहरण हाल फिलहाल का है। लालू प्रसाद यादव, जो 13 लोगों का लिस्ट इन्होंने निकाला था, जो महाभ्रष्टतम लोग थे इनके अनुसार, जिसमें प्रणब मुखर्जी का नाम भी शामिल किया था। और जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बन रहे थे तो ये इस प्रकार छटपटा रहे थे कि ओहो, एक बहुत बड़ी मछली हमारे जाल से निकल के प्रेसिडेंट बन जाएगी, अब हम क्या करेंगे, हम इनको पकड़ नहीं पाएंगे। याद है ना वो सब चल रहा था, जो उनका ड्रामा वहां जंतर मंतर में। और उसके बाद वो नंबर 1 लिस्ट में लालू प्रसाद यादव थे। फिर लालू प्रसाद यादव के साथ कैसे गलबैयां मिल रहे थे ये हम सब ने देखा। जब जनता ने पूछा, अच्छा आप तो लिस्ट में नंबर 1 लालू प्रसाद यादव को रखे थे, फिर जाके गले मिल रहे थे, तो 2 दिन सोचने के बाद कैसे झूठ बोलते हैं। पूरे कैमरे के सामने गले मिल रहे थे, फिर बोल रहे थे मैं थोड़ी गले मिल रहा था, मैं तो वहां से जा रहा था। लालू प्रसाद यादव जी ने खींच के गले लगा दिया। अरे जो कैमरे के सामने इतना झूठ बोल सकता है, ये सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कागज हिलाना, वो कितना बड़ा झूठ होगा वो तो तब मालूम पड़ेगा जब घुटने के बल आके अरुण जी से ये माफी मांगेंगे। ये चुपके नितिन गडकरी से माफी मांग रहे हैं ना आजकल। अरे नहीं, सुनिए सुन लीजिए। संबित जी,
सुन लीजिए वो सुन लीजिए। मैं आपके आसिफ खान का वीडियो देखा हूं और उसके लिए अरविंद केजरीवाल मनमोहन सिंह है, उसके ऊपर मैंने जवाब दे दिया है। अब आप मेरे को सुन लीजिए पूरी तरह से। देखिए, मेरा इतना कहना है, इनके पास प्रूफ है, आप प्रूफ सामने रखिए। 2 साल पहले ये केस बंद हो चुका है। पूनिया जी बैठे हैं, पूनिया जी के सरकार ने ही SFIO गठित किया। आप सही कह रहे हैं, इरेगुलरिटी हुआ कि नहीं? SFIO ने कहा कुछ इरेगुलरिटीज जरूर हुआ है, मगर वो घपला नहीं है, फ्रॉड नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी का दैनिक का पूरे काम से, डे टू डे एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं है, वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं थे। तो क्लीन चिट तो पूनिया जी की सरकार ने अरुण जी को दे दिया। जब ये मामला कोर्ट में गया, एक पूरा पैराग्राफ कोर्ट ने अरुण जी के विषय में लिखा और कहा कि नहीं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मैं यहां बता दूं आपको सीना ठोक के कि एक 58-54 अरुण जी ने, जो बकाया भी उनका था कि जहां वो जाते थे अपने पेट्रोल के खर्चे पे जाते थे, एक 58-54 DDCA का उन्होंने उठाया नहीं है। और यही अरुण जेटली जी का विश्वास है कि आज वो सीना ठोक के कोर्ट में गए और मानहानि का दावा अरविंद केजरीवाल और टीम के ऊपर करके आए। जो आदमी करप्ट होता है ना, वो सीना ठोक के कोर्ट में जाके डिफेमेशन का केस नहीं लड़ता है। इसका मतलब संबित पात्रा नहीं होता। और उसको संबित पात्रा, इसका मतलब यह हुआ केजरीवाल जी या दिल्ली की जो इंक्वायरी कमीशन है उसके सामने जेटली जी पेश नहीं होंगे, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। नहीं, आप देखिए, SFIO से कौन सी बड़ी चीज हो सकती है? SFIO एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सरकार की बॉडी थी। 2012 में जब SFIO गठित हुई तो वो हमारी सरकार द्वारा गठित नहीं हुई थी, UPA की सरकार द्वारा गठित हुई थी। पॉइंट बाय पॉइंट जो एलिगेशन 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए जा रहे हैं, वो तमाम एलिगेशन SFIO के सामने आई। आपको इतना भरोसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे अरुण जेटली से? इतना भरोसा क्यों है आपको? नहीं, मांग चुके हैं ना, पहले भी तो हो चुका है। नितिन गडकरी से मांग लिया, सबसे मांग रहे हैं। आप देखिए, ये जो 13 लोगों का लिस्ट जारी किया था, कितने लोगों का लॉजिकल एंड तक पहुंचे? ये खाली सुबह बात बताइए संबित पात्रा, एक बात बताइए। अरे 5 दिन पहले जिसको पकड़ना था उसको कब पकड़ोगे? एक बात और बता दीजिए, उसके बाद पूनिया साहब आपके पास आ रहा हूं। मनचंदा जी आ रहा हूं एक सेकंड में। अगर वाकई आपको इतना भरोसा है कि डेफेमेशन केस किया जा रहा है, तो एक CBI इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर कर देते? देखिए, पूरा मामला SFIO से गया, पूरा मामला कोर्ट में भी गया। DDCA में जो भी घपले गड़बड़ी है वो DDCA उत्तर देगा। DDCA का अपना एक फैक्ट फाइंडिंग पूरा मशीनरी रहा है, वो उस पर जांच भी कर रहे हैं। CBI के लोग भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आज खुद लोकसभा में बताया गया। आदर्श शास्त्री, जहां तक मेरा विषय है, हाँ। मुझे सिर्फ अरुण जेटली जी और उनके ऊपर लगाए आरोप है, पूरे में तो कहीं भी उनका नाम नहीं आया है। ठीक है। अच्छा, पूनिया साहब, एक सवाल और है। पूनिया साहब, एक तो SFIO की रिपोर्ट आपकी सरकार में आई थी, ये संबित पात्रा कह रहे हैं। दूसरा, पूनिया साहब, आप अचानक केजरीवाल के मुख्य सचिव पर जो छापा पड़ा CBI का, आप उसे कैसे भूल गए और अचानक जेटली जी के मुद्दे को इतना बड़ा बना रहे हैं? ऐसा क्यों? आपके लिए DDCA का भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा है? नहीं तो हमसे क्या मतलब है? अगर राजेंद्र कुमार की जांच हो रही है तो वो जांच करें, जो भी कानूनन कार्रवाई हो वो की जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, SFIO के बारे में बड़ा भरोसा है, उसी के आधार पर आप पूरा उनको क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी तरह से निर्दोष है। वो एक सिलेक्टिवली एक लाइन आप पढ़ के वो कहेंगे कि क्लीन चिट हो गई। वो पूरी रिपोर्ट देखेंगे, 42 आरोप लिखे हैं कि जिसमें कहा कि सीरियस आरोप हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कतई मुनासिब नहीं है। आप अपनी पार्टी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कीर्ति आजाद जी, अच्छा, एक बात बताइए पूनिया साहब, आदर्श शास्त्री की बात का जवाब दे दीजिए आप। आदर्श शास्त्री ये कह रहे हैं कि जैसे सरकार में मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी थी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा सर, बोलिएगा। एक सवाल सर, क्योंकि आदर्श शास्त्री भी पूछ रहे हैं, संबित पात्रा भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं DDCA में जो जिम्मेदारी अरुण जेटली की है वो वही है जो UPA में मनमोहन सिंह की थी। आप इससे सहमत है? हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, आपने कहा कि साहब वो तो प्रेसिडेंट थे और डे टू डे अफेयर्स में उसमें कोई दखल नहीं था। और कल ही जो इनके अपने सांसद हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में वो मीटिंग में सीधा आरोप लगाते हैं कि 26 करोड़ रुपया आपके निकट के लोग हैं, उन्होंने इसको साइफन ऑफ किया है। और उसी में अरुण जेटली जी कहते हैं कि ये मेरे आदमी हैं और मैं इनके साथ खड़ा हूं, ये उन्होंने कहा है। तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आज अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में जो बोला, जो 52 सवाल उठाए, उसका कोई जवाब नहीं दिया।
जो वीडियो जारी हुआ जिसमें वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि 26 करोड़ रुपया साइफन ऑफ हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरे आदमी हैं मैं इनके साथ दूंगा, तो उसका क्यों नहीं जवाब दिया? तो ये सेलेक्टिवली अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पूनिया साहब, और कहें कि हमको तो क्लीन चिट। आपने अपनी बात कही पूरी, मैंने आपको नहीं रोका, आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आदर्श शास्त्री कह रहे हैं जो यूपीए में मनमोहन सिंह का रोल था, घोटालों की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह की थी, वो डीडीसीए में जेटली जी की है। आप सहमत हैं? आप अनावश्यक रूप से मैं तो कह रहा हूं उनका अपना वीडियो है, उसकी क्यों नहीं बात? सर आप मेरी जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली सर, संबित पात्रा से पूछ लेंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी तो सर पूनिया साहब, उनका साथ दूंगा। पूनिया साहब मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, इधर से उधर मत करिए सर, जो सीधी बात है, सीधी अरे सर सीधी बात आप थोड़े तय करेंगे सर, सीधा क्या है और उल्टा क्या है। मैं ये कह रहा हूं आपने अपनी बात कह ली, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आदर्श शास्त्री कह रहे हैं जो यूपीए में घोटालों की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह की थी वो डीडीसीए में जेटली जी की है। आप सहमत हैं? सुन लीजिए, जो मेरी बात है वो मैं कहूंगा, वो जो और कोई डिक्टेट नहीं करेंगे, मैं क्या बात करूं? सर लेकिन सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आदर्श शास्त्री कह रहे हैं जो घोटालों की जिम्मेदारी यूपीए में मनमोहन सिंह की थी वो डीडीसीए में जेटली जी की है। आप फिर मनमोहन सिंह कर रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूं, वो वीडियो का क्या जवाब है? जो वीडियो उन्होंने दिखाया है जिसमें कह रहे हैं आप इस सवाल से बच क्यों रहे? उन्होंने कहा कि ये मेरे पूनिया जी बच क्यों रहे इस सवाल से? साथ दूंगा, इसका क्यों नहीं जवाब दें? आप इधर उधर की क्यों बात करते हैं? सीधा जवाब है, उसका कोई जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। पूनिया साहब मैं समझ गया आपकी मजबूरी है, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि मुश्किल सवाल है, आप फंस गए हैं। उसका कोई जवाब। आदर्श शास्त्री के सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, आम आदमी पार्टी के आदर्श शास्त्री के सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। क्या फंस गए? क्या जवाब है? क्या सवाल है बताइए? सवाल सीधा है, वो ये कह रहे हैं यूपीए में घोटालों की जिम्मेदारी जो मनमोहन सिंह की थी वही डीडीसीए में अरुण जेटली की है। क्या आप सहमत हैं? जवाब दीजिए। नहीं, मैंने तो अरुण जेटली के बारे में बताया, मैंने जवाब दिया। आप अपनी मर्जी से नहीं सुनना चाहते तो उसका मेरे पास क्या इलाज है? मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं कि मैं अध्यक्ष के रूप में डे टू डे अफेयर्स में नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि 26 करोड़ पे साइफन ऑफ हुआ, उनके लोगों ने किया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनका समर्थन करता हूं। अच्छा ठीक है पूनिया साहब ठीक है। मनचंदा जी आप जाहिर है आप हर कोई जेटली जी के साथ खड़ा है, डीडीसीए में हर कोई जेटली जी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे कि डीडीसीए में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं जिनकी बात रिपोर्ट्स में भी सामने आई है, इसीलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंक्वायरी और हो रही है, जैसे इंक्वायरी कमीशन बनाया अब दिल्ली सरकार ने, तो उसे अपना काम करने दीजिए। जी देखिए, जो दिल्ली सरकार ये जो कमीशन की बात कर रही है, पहले तो दिल्ली सरकार में ये जुरिडिक्शन में नहीं है, उनकी पावर भी नहीं है कि ये कमीशन बैठा सकें। मैं उसकी बात अलग से कर रहा हूं, बाद में करूंगा। पहली बात तो यह है कि हम लोगों की अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है और उसमें जो भी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं हम उसके खिलाफ, उन आदमियों व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और दूसरी बात जो कही कीर्ति आजाद ने, जो पार्लियामेंट में भी बात हुई है, सीबीआई ने भी कुछ नोटिस भेजे हैं। जब सीबीआई इस मामले को देख रही है तो दिल्ली सरकार को इतना क्या हो रहा है कि वो चाहते हैं कि अपना कमीशन बैठाया जाए। दिल्ली सरकार सिर्फ एक काम चाहती है, पिछले मैच में भी वो चाह रही थी कि दिल्ली सरकार के 2 नुमाइंदे डीडीसी में आए और डीडीसी के उसमें डे टू डे वर्किंग में उनकी शिरकत हो। लेकिन बीसीसीआई और डीडीसी का जहां तक सवाल है, हम किसी सरकार को भी, चाहे वो आम आदमी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, क्रिकेट बॉडी में हम उनकी कभी भी शिरकत नहीं लाने देंगे। और मेरा ये भी कहना है, जो पूनिया जी कह रहे हैं कि अरुण जेटली जी ने कबूल किया है कि 26 करोड़ का घोटाला है, ये गलत बात है। कहीं उन्होंने कबूल नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं कही, उनके खिलाफ ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अरुण जेटली जी ने 10-12 साल में इतना खूबसूरत, अच्छा मनचंदा जी प्रेमियों के लिए, मनचंदा जी आज आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार अपने 2 नुमाइंदे डीडीसीए में डालना चाहती है, आप कह रहे हैं हम उन्हें आने नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं जब कांग्रेस बीजेपी के लोग आ सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी के लिए किसी पार्टी ने हमारे यहाँ नुमाइंदे नहीं भेजे हुए। आज चेतन चौहान है, इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं, 30-40-50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वो वर्किंग प्रेसिडेंट है। जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ इरेगुलरिटीज और थोड़ा साइफनिंग ऑफ मनी का मामला चल रहा है, हमने उनको हटा दिया है। हमारे दिल्ली क्रिकेट बॉडी में कोई बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी का सवाल नहीं है। चलिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार पहली बार
जब साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, ठीक है, कि अपने जांच कमीशन के द्वारा हमको कहलवाया कि हमारे 2 आदमी रख लीजिए बीच में। अच्छा, एक गंभीर आरोप है। आदर्श शास्त्री, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगा है। मनचंदा जी माफ करिएगा, टाइम खत्म हो रहा है। आदर्श शास्त्री, आपको क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं मैं क्योंकि आपके ऊपर 10 सेकंड मैं भी लेना चाहूंगा, एक सेकंड हो तो। आदर्श शास्त्री, देखिए ऐसा है, डीडीसीए में जिस तरह का राजनीतिकरण हुआ है, मनचंदा जी ये बात कैसे रख रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देश को गुमराह कर रहे हैं। आज डीडीसीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की अगर लिस्ट मंगवा ली जाए, उस लिस्ट में केवल कांग्रेस और केवल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मेंबर्स हैं, उसके अलावा उसमें कोई मेंबर नहीं है। चाहे वो चेतन चौहान हो जो कि बीजेपी के सांसद रह चुके हो, चाहे वो अरुण जेटली हो, ऊपर से नीचे तक आ जाइए, या तो वो किसी राजनीति से जुड़े हैं, उसमें ऐसा कोई नाम नहीं है जो केवल खेल से संबंधित है। ठीक है, ठीक है सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आ ही नहीं सकती चाह कर भी, क्योंकि इस तरह की जो ठीक है सर, मेरे पास टाइम सर अभी ऐसा लग रहा है उसमें आम आदमी पार्टी को जगह नहीं मिल सकती। इनसे ये भी पूछ लीजिए सर, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, माफ करिएगा, इसीलिए डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श शास्त्री, संबित पात्रा, पीएल पूनिया और मनचंदा जी इस डिबेट में आने के लिए। लेकिन देखा आपने, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है जिस पर अब ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि अरुण जेटली ने मानहानि का मुकदमा कर दिया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। अब देखना यह है कि अभी भी उसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आज कोई गंभीर आरोप सामने नहीं आए। अब कोर्ट में क्या जवाब देते हैं केजरीवाल और उनके साथी, ये देखना बाकी है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।